हेलो। हेलो। बीएल सैनी जी, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। जी सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। हमने आप आपकी ग्रुप ग्रुप ज्वाइन करी है सर। हाँ, आपने ऐप से भी ज्वाइन किया है और जी ग्रुप भी आपने ज्वाइन किया है। जी आप किसी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं? जी। अपने नरेंद्र मोदी सनातन धर्म है ना। हाँ हाँ। नरेंद्र मोदी विचारमंच सनातन धर्म उसका हूँ सर मैं। अच्छा, उसमें आप क्या हैं? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। ओके ओके, बहुत अच्छा। अब कुछ बातें कर लें क्या? हाँ जी जरूर। आपको क्या इस बात का आभास है कि हमें सही मायने में स्वतंत्रता नहीं मिली है? हमारे उस समय के राजनेताओं ने अपने देशवासियों के साथ षड्यंत्र रचते हुए अंग्रेजों से सांठगांठ करके सत्ता का हस्तांतरण डरे हुए अंग्रेजों से उनके शर्तों पर किया और उन्हीं के जी हित साधे। जी इस कमेंट से आप कहां तक सहमत हैं? जी। ये बात तो सही है। भले इन्होंने दबाव में क्यों किया हो या अपने फायदे के लिए किया हो, देश हित के लिए तो किया नहीं इन्होंने जो भी फैसला किया जो। वो तो ठीक है, चलिए अपन फायदे का भी कर लें, लेकिन हाँ एक जी। अच्छे भारत तो अपने अपने जनता को देना चाहिए था ना। देखिए, हाँ अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, जी सर। जो नियम कानून और जुडिशियल सिस्टम बनाया था, जी वो 1857 की क्रांति दोबारा ना हो इस तरीके से बनाया था। जी क्योंकि अधिकांश नियम कानून 1860 के आसपास बने हैं जी। और 1857 में फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसे अंग्रेज म्यूटनी कहते थे। हाँ जी। और ऐसी म्यूटनी दोबारा ना हो, ये इन लोगों का लक्ष्य हुआ करता था। सैनी जी, आप इस बात हाँ से जी। सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ सर मैं इससे। अच्छा, अब ये बताइए आपकी, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के लिए बनाए थे या गुलाम भारतीयों के लिए, उनके शोषण के लिए, उनके उत्पीड़न के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए और धीरे धीरे उनमें हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की दृष्टि से बनाए थे? जी उन्होंने जो भी कानून बनाए थे ना उनके समय में, हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने सिर्फ भारत का शोषण और अपने फायदे के लिए बनाए थे वो बस। करेक्ट। बाकी भारत के विकास या इसके लिए नहीं बनाए थे। बहुत सुंदर बात आपने कही कि भारत के विकास के लिए नहीं बनाए थे, और बिल्कुल उसका सर। दूसरा मकसद ये भी था कि भारतीय इतने बोझ में दब जाएं कि उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत ना हो। जी जी जी। बस है वो कि नहीं? गुलामी सहते रहे इनकी। इनकी गुलामी सहते रहे, बिल्कुल सही जी बात सर। आपने कही। तो जी। जब हम स्वतंत्र हो गए थे तो हमें उन्हीं नियमों से बना रहना चाहिए था या वो नियम बदलना चाहिए थे? नहीं सर, उन सब नियमों में बदलाव होना चाहिए। अभी समय के हिसाब से अब बदलाव होना चाहिए सर उनमें सब में। अभी आप ये बताइए, 77 साल के बाद जो नए 3 कानून बने हैं, यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या कहा जाता था कि पुराना सेक्शन ये है, अब नया सेक्शन ये है। तो ये, इज इट नॉट ए ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल? जी। क्या हमने कानून की आत्मा बदली है? नहीं बदलना बदली। जरूरी है सर, अभी बदली नहीं है। करेक्ट। अब क्या ये राजनेता कानून की आत्मा बदलकर प्रशासनिक आत्मा बदलेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी नेता वो लाटसाब बन गए हैं और आम भारतीय एक गुलाम बन गया है? ये लाभ की व्यवस्था को क्या आज के राजनेता बदलेंगे? जी जैसे अभी सरकार चल रही है मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल बदलेंगे सर।
नहीं, लेकिन इस सरकार ने 78 साल के बाद जो मौका मिला था उसका तो लाभ जी नहीं उठाया। जो 3 नए कानून बनाए उसमें पुराना जी सेक्शन ए और नया सेक्शन ए करने की काम किया इन्होंने। और जी दूसरी बात है कि जो ये अभी नए लोग हैं ये भी तो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर जी विनेबिलिटी को छांट देखते हैं और उस विनेबिलिटी में ये देखते हैं कि कौन जो है दुष्ट है, कौन अपराधी है, कौन बाहुबली है, कौन धनबली है, उसी के आधार पर ये अपने उम्मीदवार फाइनल करते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हेलो। जी अभी वाली सरकार की। मैंने कहा इस बात से आप सहमत हैं कि ये इनके जो मापदंड हैं वो ठीक नहीं हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपनाकर जीत रही हैं, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, फ्रीबी बांटकर और गरीबों के वोट को खरीद कर जीतती हैं और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। जी ये बात जो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये इतने प्रलोभन जो जनता को कांग्रेस के राज में दिए जाते हैं ये सर, ये इसमें इसमें नहीं दिए जाते बीजेपी के अंदर। बीजेपी में तो आदमी खुद अपनी वो उससे काबिलियत से और उसी से जीत के आता है और अपनी जनता में विश्वास पैदा करता है, अपने आगे काम करके दिखाता है, तो उसी हिसाब से आता है सर। ये एक भ्रम हो सकता है, लेकिन चूंकि जी मैं फॉर्मर डीजीपी रहा हूं, इन सब जी की सर। प्रचार से लेके हर चीज को बहुत गहराई से देखा हूं, तो मैं बड़े जी सर। अथॉरिटेटिव तरीके से साक्ष्यों के सहित कह सकता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपना रही हैं। उसमें भाजपा भिन्न नहीं है। वो भी फ्रीबी बांट रही है, वो भी दारू बांट रही है, वो भी साड़ी बांट रही है, वो भी मुर्गे बांट रही है और जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर ही उम्मीदवारों को भी निर्धारित कर रही है और उसमें जो है अपराधियों को, धनबलियों को वरीयता दे रही है। ये मैं वो बड़ी आपकी जिम्मेवारी से कह रहा। नहीं, वो आपकी बात से सहमत हूँ मैं। अगर ये ऐसे बीजेपी में अगर कहीं हथकंडे अपनाए जाते हैं तो अगर वो सीट निकलने में दिक्कत हो, जैसे ये सीट निकलना मुश्किल है, तो उसी जगह के तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि सर ऐसी जगह इन्होंने कोई प्रलोभन जनता को दिया हो या किसी तरह का वो दिया हो। बाकी पार्टियां तो सभी शुरू से यही है कि कुछ न कुछ तो करते हैं। अब सैनी जी ये बताइए, आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? बिल्कुल सर। यदि मैं आपको एक सरल उपाय बताऊं जिसमें जी सत्ता का बताइए। ताज भी आपके सिर पर होगा और ऐसा अद्भुत महापरिवर्तित भारत होगा जहां आप बटन दबाएंगे तो एक जी ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर आके आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। जी आपको अपनी बात कहने के लिए थाना भी नहीं जाना होगा। हालांकि थाने भी उपलब्ध होंगे। थानों में जो जी है सीसीटीवी से लेके माइक्रोफोन लगे रहेंगे और जब आप वहां रिपोर्ट करने जाएंगे तो जी सर। अकेला जो है ना आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, बल्कि पूरी रिकॉर्डिंग भी वो एफआईआर का हिस्सा मानी जाएगी। उसमें ये भी देखा जाएगा कि आप कितने बजे थाने में प्रवेश किया, कितने बजे जी उन्होंने सर। आपकी एफआईआर दर्ज की और आपको जी क्यों बिठा के रखा गया, इन सब चीजों को भी देखा जाएगा। कानून में परिवर्तन कर दिया जाएगा तो झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना जी और सर। पुलिस के द्वारा झूठे कथन लिपिबद्ध करना, ये एक जघन्य अपराध होगा। जी सर। झूठी विवेचना करना और वकील के द्वारा झूठी जरह करके निर्दोष को दोषी साबित करना, ये जी सर। परजरी का जघन्य अपराध होगा जो हत्या से भी बड़ा माना जाएगा। जी सर। इसमें संपत्ति जब्त करने के साथ साथ जेल में सड़ने के प्रावधान भी होंगे। जी सर। 21 टेक्नोलॉजी के
एक डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से आज की पुलिस जो कुछ सोच भी नहीं पा रही है, वो अकाट साक्ष्यों का संग्रहण भी संभव होगा और वो हैश वैल्यू से लॉक होकर उसी समय कोर्ट में और पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। हमारी पुलिस जो अभी लंबे लंबे समय तक विवेचना को जानबूझ के पेंडिंग रखती है, अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। आज हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, जहां का घटिया माहौल रहता है, जहां पर हमें कदम कदम पर अपमान भी सहना पड़ता है और पैसे भी खर्च करना पड़ते हैं कि नहीं करना पड़ते हैं? बिल्कुल करने पड़ते हैं सर, वकीलों और को भी देने पड़ते हैं, कोर्ट में भी देने पड़ते हैं। और अपमान भी है, फलाने फलाने हाजिर हों, आप नहीं पहुंचे तो वारंट निकाल देंगे, और यदि आप पहुंच भी गए तो मालूम पड़ा कि आपकी पेशी का नंबर ही नहीं लगा। जी सर। आपको बार बार जो है ना समन्स वारंट जारी हो रहे हैं, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपके सामने ही बैठकर जज का मुंशी जो है ना पैसे खा रहा है और हम जी सर। सभी लोग असहाय हैं, है कि नहीं है? है सर। लेकिन नई व्यवस्था में आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा और वो जजमेंट नहीं होगा, न्याय होगा। सर जिस रोज ये लागू हो जाएगी प्रणाली, तो ये आपको बताऊं हर आदमी को न्याय मिलने लग जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होगी कतई, जो अभी हो जाती है इस राज्य के अंदर हो जाती है, ये बेगुनाह को सजा कभी नहीं होगी। फिर आप जो बता रहे हो ना प्रणाली ये लागू हो जाएगी तो अभी आपने मालूम नहीं 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा कि इसी माह में उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग बेचारा 103 साल में जेल से बाहर निकला, 33 साल जेल में रहा वो, और वो निर्दोष बरी हुआ है। निर्दोष को फंसाया गया था सर, मैंने भी देखा था ये। तो आप ये देखिए, एक 103 साल तक जो है जेल में सड़ने के बाद बताइए उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं? करोड़ों में। बिल्कुल मिलना चाहिए सर, उसकी तो पूरी जिंदगी खराब होगी जेल के अंदर। और जिन पुलिस वालों ने, जिन वकीलों ने और जिन जजेज महोदय ने इतना विलंब किया, उनकी तनख्वाह से पैसे कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटनी चाहिए सर, उनसे कट के उसको मिलना चाहिए। तो जिन्होंने ये जलालत सही है उनको मिलना चाहिए सर, बेगुनाह को गुनाहगार घोषित किया उन्होंने बेगुनाह को गुनाहगार कह के रखा और 103 साल के बाद उसे जो है ना न्याय मिला। तो चलो न्याय तो मिल गया, लेकिन 103 साल क्यों लगे? 103 साल क्यों लगे? ये न्याय टाइम से भी होता ना। बिल्कुल ठीक बात है। अब सवाल उठता है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बताइए, जब सबके सामने न्यायालयों में मुंशी खड़े सामने सामने बैठ के घूस ले रहा है, जी तब मैथिली शरण गुप्त जी, डीजी साहब जी, आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे जो है हमें न्याय दिला पाएंगे? क्या आप जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? क्या करेंगे आप? न्याय कैसे दिलाएंगे? ये तो बताइए, बातें हैं या सच में न्याय मिलेगा? तो मैं ये अभी सर आप बता रहे हैं जिस बात का एकदम से पब्लिक को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ऐसा होगा कभी। मैं आपसे पूछता हूं कि मैं 3 काम करूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? जी जी। पहला काम करूंगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर दूंगा। जी अभी लोग वह कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर जो है ना ये जज महोदय रोज ब्लैकमेल करते हैं और अपने दुष्चरित्र को छिपाते हैं। जी। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट खत्म हो जाएगा। एक पहला काम ये होगा। दूसरा काम होगा कि अपील 1 की जगह 2 कर दी जाएंगी। तो जहां आपको लग रहा है कि जजमेंट में कोई त्रुटि हुई है, वहां पर आप अपील अगेंस्ट द जजमेंट करेंगे। और जहां पे आपको लगता है कि भाई ये तो इतने सारे साक्ष्य थे, जज महोदय ने तो जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, तो एक दूसरी तरीके की अपील होगी जिसका नाम होगा अपील अगेंस्ट द जज।
जी और जब आप अपील अगेंस्ट द जज करेंगे तो आपको अपनी अपील में ये सब लिखना पड़ेगा कि साहब देखिए ये साक्ष्य हैं, इन जज महोदय ने जानबूझ के इसे नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। जी सर। और फिर वो जज महोदय को खुद कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब समझते हो, वो जज नहीं रहेंगे। तो हमें किसी जज को बाहर करने के लिए कोई महाअभियोग नहीं चलाना पड़ेगा, वो केवल एक गलत निर्णय दे दे और बाहर अपने आप हो जाएगा। वो समझ में आ गई कि नहीं? हाँ जी समझ। और तीसरा काम होगा कि जैसे ही वो डी पैनल होगा, गलत निर्णय देने के लिए उसे लाखों का हर्जाना भी देना होगा। अब सैनी जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी जज की हिम्मत, औकात और क्षमता होगी आपको गलत निर्णय दे दे? सर ये तीनों जो काम आपने बताए ये हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हर आदमी को न्याय मिलेगा और किसी जज मजिस्ट्रेट की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो गलत डिसीजन देंगे। तो सैनी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये प्रावधान करने में क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, पर यही है कि पब्लिक समझती सी समझेगी सर। जैसे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि अभी जो ये अपने सनातन धर्म को ये बात को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ये योगी जी, मोदी जी ने ये नरेंद्र मोदी विचार मंच एक संस्था बनाई है। उसके सर प्रोग्राम में वो नेपाल में था प्रोग्राम, 2 दफा मैं नेपाल भी गया था, अभी 2 महीने पहले भी गया था जी। तो ऐसे अब जैसे लोग इस बात को मानते नहीं, भारत कभी हिंदू राष्ट्र घोषित ही नहीं होगा जब हम हिंदू एक होंगे। देखो, मैं दूसरी तरीके से बात कर रहा हूँ। हम हिंदू राष्ट्र के नामनक्लेचर में क्यों पड़े? आप मेरी बात समझ रहे हो? हिंदू राज्य में आपको क्या मिलेगा इसकी बात कर लें अपन। सर एकता तो मिलेगी ना? नहीं नहीं नहीं, यदि वो एकता आपको अदरवाइज मिल जाए, यदि आज आपकी समस्या क्या है कि आपके ही देश में 55 कानून ऐसे बनाए गए हैं जो संविधान के समानता के अधिकार के विरोध में है। जी सर। यदि वो कानून रद्द हो जाएंगे तो आपके जितने भी ग्रेवेंस से खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर, तो हो जाएंगे सर। वो कानून जो कानून जो है, अब जैसे अज्यूम करिए वक्फ बोर्ड एक्ट समानता के कानून के विरुद्ध है और एक स्पष्ट प्रावधान है उसमें संविधान में कि कोई भी कानून रेस, सेक्स, रिलीजन आदि के डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं बनाया जाएगा। तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बना लिया, और अभी 2025 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें 44 अमेंडमेंट क्यों किए, उसकी जगह उसे रिपील क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं कहा कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो वो सब बराबर है? जो धर्म के नाम पर भेदभाव करते हुए हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाते हुए जो नियम बनाए गए हैं वो सब नियम रद्द होंगे। भारत में हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का व्यक्ति बराबर होगा और हर व्यक्ति को 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, उद्योग मिलेंगे, जॉब मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, और तब भी मिलेगा जब आपके खीसे में एक पैसा नहीं है। और इस काम के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसे का भी उपयोग नहीं किया जाएगा, एक पैसे का भी नहीं। ना ही टैक्स पेयर का मनी का उपयोग होगा, ना वो होगा। ऐसा अद्भुत भारत सैनी जी आप चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे सर हम तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आप मोदी विचार मंच से सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, एकता ला रहे हैं, वो करते रहिए। उस एकता के प्रयास में जो आपका जुड़ाव हुआ है उन लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए। मैं अभी आपका एक ग्रुप बनाने वाला हूं जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह, ब्रैकेट में लिखा होगा मिस्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर BL सैनी। जी सर। आपको उसमें क्या करना है,
आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी और जिन संगठनों से भी आप जुड़े रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हों, धार्मिक हों, प्रोफेशनल हों, जातिगत हों, कैसे भी हों, उन से जुड़े लोगों को आपको जोड़ना है और उनसे प्रार्थना करना है कि वो जो काम कर रहे हैं उसे करते रहें, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। केवल एक अच्छे भारत का संकल्प ले लें। क्या हम में से किसी को अच्छे भारत का संकल्प लेने में कोई दिक्कत होना चाहिए? नहीं सर, इसमें तो क्या दिक्कत होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हर आदमी चाहेगा अच्छा भारत बने, विकास हो ज्यादा से ज्यादा। जिसमें आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी, आपको क्राइम फ्री और करप्शन फ्री भारत मिल जाएगा, जिसमें आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, जिसमें पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, जगह जगह पर 10 फीट गहरी खाइयां खोदकर अंडर में ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाया जाएगा और हमारा पानी फिर से जो है वो 9 फीट पर आ जाएगा और वो प्रदूषित नहीं होगा। अभी जो हमारा खाद्यान्न है, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और अन्य हानिकारक केमिकल्स के कारण उसकी लीचिंग हो गई है, पानी अंडरग्राउंड वाटर पानी विषाक्त हो गया है, ओवरग्राउंड पानी विषाक्त हो गया है और हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है। अब जो है 100% खेती जैविक खेती होगी और हम इतना उत्पन्न कर पाएंगे कि भारत के 140 करोड़ लोगों के अलावा ढेर सारे लोग बड़ी कीमतों पर भारत के उस खाद्यान्न को खरीदेंगे जो आयुवर्धक होगा। जी सर। ऐसे अद्भुत भारत को आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर। तो मैं आपको कुछ दस्तावेज भेज रहा हूं और उस ग्रुप में भेजूंगा जो मैं आपका नया ग्रुप बना रहा हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी पूरी शक्ति से लग जाइए। आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर यदि राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे तो आप भावी प्रधानमंत्री होंगे। दूसरे और तीसरे नंबर पे होने पर उप प्रधानमंत्री, 82 के बीच में आने पर केंद्रीय मंत्री और 543 पे आने पर सांसद बनेंगे। और यही व्यवस्था राज्य स्तर पर है। नंबर 1 आने पर मुख्यमंत्री, 2 और 3 आने पर उप मुख्यमंत्री और चूंकि राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है लिहाजा 15 से 45 के बीच में आने पर राज्य में मंत्री और इसी प्रकार से एमएलए की संख्या भी अलग अलग है तो 90 से 400 के बीच में आने पर आप विधायक बनेंगे। और ये बात केवल राज्यों तक नहीं जा रही है, ये फिर जिला स्तर पे जा रही है। तो जो जिला में लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जो कस्बे में नंबर 1 पे आएगा वो मेयर बनेगा। जो मोहल्ले में एक आएगा नंबर 1 पे आएगा लोगों को जोड़कर वो पार्षद बनेगा। और जो गांव में नंबर 1 पर आएगा वो पंच सरपंच बनेगा और साथ में अद्भुत भारत मिलेगा। तो सैनी जी, सत्ता का ताज किसके सिर पे आया? आपके सिर पर। क्या आप मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी पर आश्रित हैं या अपनी सामर्थ्य से अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना आपके हाथ में है? नहीं सर, अपन तो मेहनत करेंगे अपने हाथ से, अपन तो ये करेंगे अपनी मेहनत से अपन कुछ बने। वही मैं कह रहा हूं कि यदि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो उस मेरिट लिस्ट के चंद्रगुप्त कहलाएंगे और चंद्रगुप्त के साथ साथ आपके घर पर आपके उसी लेवल का टिकट भी साथ में पहुंचेगा और आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना होगा क्योंकि आपको अपनी कैनवासिंग करने पर प्रतिबंध होगा। क्योंकि हम लोग जो है लोगों को जोड़ने की कड़ी में 100 करोड़ होंगे। ये 100 करोड़ लोग यदि अपने चंद्रगुप्तों के नाम की तख्ती लेकर निकलेंगे और कहेंगे कि मिस्टर बीएल सैनी हमारे चंद्रगुप्त हैं, फलाने दिन पे वोटिंग है, हम जो है पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम में हमारे बीएल सैनी का नाम सरल क्रमांक 15 पे है, 12 पे है, 10 पे है, जो भी है उस पे और चुनाव चिन्ह ये है,
मैं ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाऊंगा तो बीएल सैनी को किसी के दरवाजे पर जाकर वोट मांगना पड़ेंगे क्या? नहीं मांगने पड़ेंगे सर, ये प्रणाली लागू होगी। आपको क्या अपनी होर्डिंग लगाना पड़ेगी? जी नहीं। क्या आपको किसी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देना पड़ेगा? जी नहीं। क्या आपको किसी अखबार में इश्तहार देना होगा? जी नहीं, वो तो काम ही बोलेगा अपना। काम ही बोलेगा। और ये बोलने वाले लोग कौन होंगे? जो अच्छे भारत के संकल्प से जुड़े हैं, जो खुद अपने हाथों में तख्ती लेके निकलेंगे और कहेंगे कि श्री बीएल सैनी हमारे चंद्रगुप्त हैं, क्योंकि उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 5 महालक्ष्य और 21 मौलिक अधिकारों के लिए सघन प्रयास किया है, लिहाजा वो हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। तो बीएल सैनी जी, आप मुझे बताइए, आपको कोई पराजित करने की स्थिति में होगा? नहीं होगा सर, मेहनत करेंगे तो। बहुत सुंदर। तो अब जो है, यदि आपके जेहन में कोई सवाल है या आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सर ये पहले जो मैं अपने नरेंद्र मोदी विचार मंच सनातन धर्म से जुड़ा था, उसमें भी वो हमारे मेरे मित्र मान लो आप या गुरु भाई मान लो, जो शंकर गिरी जी महाराज है, हम्म। वो हमारे यहीं के हैं लोकल। और आपके इस ग्रुप से भी उन्होंने ही मेरे को जोड़ा था। उन्होंने बोला था डीजेपी साहब का ये ग्रुप है कि इसमें इसमें ज्वाइन करो। जो वो बताते रहते, जो भी अपने आपको आपके वहां से कोई भी मैसेज वगैरह प्रोग्राम होता है ना किसी भी तरह का, तो सर वो बताते रहते हैं मेरे को, और हम एक ही जगह रहते हैं दोनों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे विश्वास है कि हम लोगों के संयुक्त प्रयास से ये देश बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।